हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज हमारा न्यू चैप्टर है क्लास 7 का। चैप्टर से 7 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इससे पहले हम बात कर चुके थे अपने आपको मैं 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ और अभी सीटेट वालों के पेपर हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। 6 सितंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है? तो चलिए आज हम बात करते हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण किस तरीके से हुआ था और हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। बिल्कुल, आप सभी को पता होगा कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसके उससे बोलचाल करते हैं, उसकी भाषा के बारे में जानकर उससे हम परिचित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एक किसी व्यक्ति के बारे में समझते हैं। ठीक है, एक सामान्य तरीका सा है बोलचाल भाषा। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है। क्या बोलता है? तमिल और उड़िया भाषा बोलता है। क्या? जब हम किसी व्यक्ति को तमिल भाषा या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है। बिल्कुल, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे ना ये तमिल का रहने वाला है, ये उड़ीसा का रहने वाला है, तो हम यही तो बोलेंगे कि तमिल भाषा बोलता है, उड़ीसा भाषा बोलता है। उड़ीसा भाषा जब वो बोल रहा है, तमिल भाषा बोल रहा है, इसी से ही हम उसको जज करते हैं कि ये तमिल का रहने वाला है और उड़ीसा का रहने वाला है। राइट? और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। क्या? कुछ खास किस्म के भोजन, जैसे कुछ भोजन होते हैं, जैसे कि हाँ, आप सभी को पता है कि जैसे केरल कर्नाटक में आप चले जाओ तो आपको सबसे ज्यादा चावल मिलते हैं खाने के लिए, मिलते नहीं मिलते? वस्त्र में जैसे कि आप पढ़ते हैं, जैसे ओढ़नी है, राजस्थान की ओढ़नी है ना। काव्य है, काव्य के बारे में जैसे हम अलग अलग काव्य के बारे में, कविताओं के बारे में सुनते हैं। नृत्य है, जैसे कि हमारा मोहिनी अट्टम हो गया, और जैसे कि हमारा कथकली हो गया, है ना। और संगीत हो गया और चित्रकला हो गए। तो ये जो चीजें होती है ना, ये अलग अलग जगह के रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। ठीक है, कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि युगांतरों से अस्तित्व में हैं। मतलब हम इनके बारे में जो सोचते हैं ना, तो ये काफी समय से चले आ रहे हैं, ऐसा कुछ हम सोचते हैं। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने से समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियां क्या? क्षेत्रीय संस्कृतियां अलग होती हैं जो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं। ठीक है, जो किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं। राइट? वे समय के साथ बदलती हैं। बिल्कुल सही है, समय के साथ बदलती हैं। जैसा समाज आता है, जैसा इन्वायरमेंट आता है, जैसे अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज्यादा होने लगा है, आप सभी को पता है ना। तो उसी तरीके से क्षेत्रीय की संस्कृतियों का डेवलपमेंट होना शुरू होता है और चेंजिंग होनी शुरू हो जाती है। राइट? आप लोगों की समझ में आ रहा है ना? प्लीज सीटेट वाले ध्यान से सुनिएगा। अभी देखो, एग्जाम में अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, आपके 101% जितना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ से आपके क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आएंगे। आपके पास पेपर 2 में एसएसटी है, उसमें 15 नंबर जो होते हैं वो इतिहास के ही होते हैं। तो 15 नंबर कम नहीं होते हैं, 1 नंबर से भी आप फेल हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो 15 नंबर के लिए आप प्लीज डेली क्लासेस देखें लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल पे, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा, आपको आने वाली डेली क्लासेस आपको अपडेट रहेंगी, आपको डेली क्लास मिलती रहेंगी। राइट? क्योंकि मैं डेली क्लास ला रही हूँ और आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है कि जो आपका पेपर 2 है, सीटेट पेपर 2 है, जो एसएसटी है, उसमें सारा एनसीईआरटी से ही आता है और कुछ नहीं है, एनसीईआरटी से ही आता है आपका। चाहे पॉलिटी हो गया, चाहे आपका ज्योग्राफी हो गया, चाहे आपका हिस्ट्री हो गया, चाहे आपका पेडागोगी, थोड़ा अलग होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके एनसीईआरटी से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। लाइक करते रहेंगे तभी मुझे पता चलेगा, लाइक भी करेंगे तभी मुझे पता चलेगा ना, मेरी क्लास को आप लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तभी तो मैं क्लास लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। चलिए, हम बात में अब ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अब हम डिस्कस इतना नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई की तरफ चल रहे हैं, हम अपनी क्लास कर रहे हैं अब। ठीक है, चलिए। जिसे हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, वे समय के साथ बदलती हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। बिल्कुल
बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। आप देखें ना, एंशियंट समय से, प्राचीन समय से कितना कुछ आधुनिक काल में कितना कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाए। कैसे? ये जटिल संस्कृतियां प्रक्रिया से विकसित हुई। ये मतलब जो क्षेत्रीय संस्कृतियां थी, एक जटिल प्रोसेस था। कैसा था? इस प्रक्रिया के तहत परंपराएं थी, ऐसी परंपराएं जैसे आदान प्रदान हुआ, लोगों का विनिमय हुआ, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना हुआ। ठीक है, आदान प्रदान हुआ। आदान प्रदान में जैसे विनिमय, जैसे विनिमय कर रहे हैं, जैसे आज हमारे ऐसा होता रहा है कि किसी देश में आलू उपज रहा है तो किसी देश में मक्का उपज रही, तो उसका विनिमय हो रहा है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहा। ठीक है, जैसा कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, लेकिन कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकलती हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। ठीक है, देखते हैं कौन नया रूप ले लिया है। अब हम पढ़ते हैं चेर और मलयालम भाषा का विकास। हम पढ़ेंगे चेर और मलयालम भाषा का विकास किस तरीके से हुआ। ठीक है, किस तरीके से ये संस्कृति किस तरीके से आई अस्तित्व में, और किस तरीके से मलयालम भाषा का विकास हुआ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। मतलब एक भाषा होती है और एक क्षेत्र होता है, उसके बीच जो अंतर संबंध यानी कि जो कोरिलेट होता है, इंटरेक्शन होता है, जो वो कैसे, वहां से हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, तो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। कहाँ? महोदयपुर का बात की गई है। कहाँ पर? महोदयपुरम की बात की गई है। महोदयपुरम का चेर, इसको हाईलाइट कर लेती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। महोदयपुरम का चेर, ठीक है, चेर राज्य। अब बात कहाँ पर, ये जो चेर राज्य, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कहाँ पर है? हमारे भारत के दक्षिण में, प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में। कहाँ पर? दक्षिणी पश्चिम भाग में। पश्चिम भाग इधर हो जाता है महाराष्ट्र गुजरात, ये पश्चिमी भाग हो जाता है। ठीक है, दक्षिणी भाग हो जाता है आपका जैसे केरल कर्नाटक ये हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर दक्षिणी पश्चिम भाग में जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, कहाँ? केरल राज्य का जो हिस्सा है दक्षिणी पश्चिम भाग में, आज का जो केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। जहां पर आज हम देख सकते हैं ना, भारत के दक्षिण भाग में जहां पर हम केरल देखते हैं, केरल के बारे में आप पढ़ते होंगे। ठीक है, केरल के केरल जो राज्य जो हमें देखने के लिए मिलता है, ये 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। और यहाँ के चेर राज्य के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। क्या? सबसे पहले क्या था? संभवतः इस इलाके में, केरल राज्य में क्या, मलयालम भाषा बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग, अब देखें, शासक जो थे उस समय, शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। किसमें किया? अभिलेखों में किया। वस्तुतः वस्तुतः आगे से ले लेते हैं। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। देखो आप सुनिए, अभी जो भाषा बात की जा रही है, मलयालम की जो भाषा की बात की जा रही है, जो केरल राज्य में चेर राज्य है, वो जो आज का जो केरल राज्य है, वो 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। भाषा थी वहां की क्या? मलयालम भाषा। तो जो मलयालम भाषा है, भाषा का प्रयोग हमारे उपमहाद्वीप, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जो सरकारी अभिलेख, जो सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं, उनमें ये जो क्षेत्रीय भाषा है, इसका प्रयोग सबसे पहले उदाहरणों में से देखा गया है। ठीक है, सरकारी अभिलेखों में इसका उदाहरण सबसे पहले देखा गया है। राइट, अंडरस्टूड। ठीक है, साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृति की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। क्या किया? चेर लोगों ने क्या किया? संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। केरल का मंदिर है ना, जैसे केरल का मंदिर रंगमंच, इस
जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। किस युग तक? अभी तक जो हम रह रहे हैं इस युग तक खोजी जा सकती है। ठीक है। संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। क्या था? संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। ठीक है। क्या? केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। क्या? संस्कृत के महाकाव्यों पर। ठीक है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। क्या बताई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है आपका। देखिए, मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। क्वेश्चन बनता है जो मलयालम भाषा की जो साहित्यिक कृतियां हैं वो किस शताब्दी तक देखी गई हैं? 12वीं शताब्दी तक। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की रीढ़ी नहीं है। क्या? संस्कृत की, ये संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत की रीढ़ी नहीं है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये बन रहा है, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है। क्या है? लीला तिलकम क्या है? व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है। काव्य शास्त्र और व्याकरण का विषय है। क्या? कौन सा ग्रंथ? लीला तिलकम। ठीक है, लीला तिलकम की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मणि प्रवालम। मणि प्रवालम जो है शैली में लिखा गया था। क्या? ये किस शैली में लिखा गया था? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम है जो व्याकरण और काव्य शास्त्र का विषय है। और किस शैली में लिखा गया था? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। चलिए, अब हम बात करते हैं मणि प्रवालम का मतलब क्या है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मणि प्रवालन का मतलब क्या है, ये भी देख लेते हैं। चलिए, तो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा है, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं। समझ में आई आपकी बात? जो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा है, तो जो ये क्या करते हैं, मणि प्रवालम शैली में लिखे गए हैं। लीला तिलकम किसमें लिखा गया है? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है, यानी कि संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा दोनों का कंबाइन है। संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा जो मलयालम भाषा है, ये दोनों में लिखा गया है मणि प्रवालम। और मणि प्रवालम का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। चलिए, एक बार और मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक अभिलेख दिखाया गया है आपको, मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख। ये दिख रहे हैं ना, मलयालम में लिखा है। ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मलयालम में लिखा है, ये मलयालम के लोग ही समझते होंगे इसको। ठीक है। पता लगाएं कि आपके घर में आप जो भाषाएं बोलते हैं उनका लेखन में सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ था। ठीक है। चलिए, इसमें कुछ नहीं है। अब हम आगे देखते हैं और थोड़ा सा इसमें इसको हम पहला और फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है। देखिए, हमने क्या बात किया, किस संस्कृति के बारे में बात की? चेल और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है। चलिए, चेर जो है, चेर कहाँ है? केरल में है। चेर राज्य कहाँ स्थापित हुआ? केरल में हुआ। और जो आज जो है हम केरल राज्य जो देखते हैं वो चेर राज्य था। ठीक है। और ये जो केरल राज्य है वो 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। और यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा कौन सी थी केरल की? चेर राज्य की मलयालम भाषा थी। राइट? समझ में आया? चलिए, ये देखिए, केरल राज्य की कौन सी भाषा थी? मलयालम भाषा। इस इलाके की मलयालम भाषा थी। और ये राज्य कौन सा था? चेर राज्य था। राइट? अंडरस्टूड? इतना समझ में आया आपके? चलिए, आगे की तरफ चलते हैं हम। अब ये हमने पढ़ा इसके बारे में, ये भाषा थी। ठीक है। अब हम देखते हैं केरल का मंदिर रंगमंच। केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा अभी तक खोजी जा सकती है, और ये संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित था, यानी कि संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां कब मिलती हैं? अब आती है बात क्षेत्रीय भाषा जो चेरों की थी केरल राज्य में, वो मलयालम भाषा की साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी में देखी गई हैं। कब देखी गई है? 12वीं शताब्दी की बताई गई है। ठीक है। अब एक बात और होती है, अब मलयालम भाषा की जो ये कृतियां हैं ये कौन सी भाषा में थी? संस्कृत भाषा की रीढ़ी थी ये। ठीक है। और दूसरी बात, एक रोचक बात, 14वीं शताब्दी
यहाँ पर देखिए 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम। क्या है? लीला तिलकम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केरल राज्य में 14वीं शताब्दी में कौन सा एक ग्रंथ था जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का विषय था। ऑप्शन दे दिया जाएगा तो उसमें कौन सा था? लीला तिलकम था। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा, लीला तिलकम किसका विषय था? व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का। ठीक है। अब पूछा जाएगा यहीं से तीसरा क्वेश्चन कि लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया था। तो लीला तिलकम मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मणि प्रवालम है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हीरा और मूंगा। राइट। अब हीरा मूंगा जो यहाँ दो भाषाएं दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा। जो मणि प्रवालम है ना, मणि प्रवालम में जिस शैली का प्रयोग हुआ है, मणि प्रवालम शैली का प्रयोग हुआ है लीला तिलकम में। तो मणि प्रवालम शैली क्या है? मणि प्रवालम शैली में संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हुआ है। तो क्षेत्रीय भाषा इनकी क्या है? मलयालम है। कहने का मतलब है लीला तिलकम में संस्कृत और मलयालम भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और केरल के मंदिर रंगमंच में जो संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित है, ये केरल का मंदिर रंगमंच, ये संस्कृत के महाकाव्य पर, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर संस्कृत भी प्रयोग की गई थी और क्या प्रयोग किया गया था? क्षेत्रीय भाषा मलयालम भी यहाँ पर प्रयोग की गई थी चेर राज्य में। ठीक है। चेर राज्य कहाँ पे देखने को मिला? केरल में हमें देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? आप लोगों की समझ में आया इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया? ठीक है। तो प्लीज आप लोगों के समझ में आ रहा है तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें और लाइक भी करते हैं। लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आएगा। ठीक है। तो प्लीज आप लोग अपनी तैयारी अच्छी बनाकर रखिएगा और मैं आपसे जब आप एग्जाम देकर आएंगे ना 6 सितंबर को सीटेट का जब एग्जाम देकर आएंगे पेपर 2 में मैं आपसे बात करूंगी कि मैंने कितना पढ़ाया था और कितने क्वेश्चन आपके बने हैं। और जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें से 101% आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसके अंदर आपके क्वेश्चन बनेंगे। राइट। इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। और जिस पर हाईलाइट करती हूँ या तो वो आप कॉपी पे नोट डाउन कर लें अपने, या फिर इसको दोबारा से क्लास को आप देख लें 1 बार 2 बार 3 बार जब तक आपके समझ में नहीं आता है। ठीक है। कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं साथ के साथ बताती चलती हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी डेली लेकर आ रही हूँ, चैप्टर के साथ प्रैक्टिस सेट भी करवा रही हूँ आपको। हाँ बस इतना है कि मैं टॉपिक वाइज आपका धीरे धीरे हर चैप्टर को पार्ट वाइज में पढ़ाती हूँ। अगर मैं पूरे चैप्टर को एक साथ पढ़ाने लगूंगी ना तो आपके सब भोज भोज हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपका इतिहास। ठीक है। मैं कोई ना तो मैराथन लेकर आती हूँ ना कुछ आपका ऐसे कि मतलब मैंने 200-500 क्वेश्चन करा दिए, नहीं नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा करके लेकर आ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ये डेली डेली आप पढ़ेंगे ना, कछुए की चाल चलेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपके नंबर कुछ रहे अच्छे तो अगली बार 100% आपका सीटेट का पेपर निकल जाएगा। ये मेरा पूरा दावा है। अगर आप कछुए की चाल से धीरे धीरे करके पढ़ के सोच के समझ के अंडरस्टैंडिंग बिठाकर अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप बिल्कुल एक नहीं तो दूसरी बार आप पास हो जाएंगे। ठीक है। क्वालिफाई कर जाएंगे अपना एग्जाम, पूरे दावे के साथ कहती हूँ, अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। आपके पूरे नंबर 15 में से 15 नंबर आएंगे आपके, जो इतिहास के 15 नंबर होते हैं ना पूरे नंबर लेकर आएंगे आप इतिहास के। ठीक है। और बाकी बच्चों के लिए भी ये क्लास काफी बेनिफिशियल है, इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। बाकी बच्चों को भी एनसीईआरटी की क्लास मिलेगी तो आप बच्चों का भी भला होगा। ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आपसे बताती हूँ। आज हमने केरल के बारे में पढ़ा, मलयालम भाषा के बारे में। अब हम कल पढ़ेंगे शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। जगन्नाथी संप्रदाय, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, सीटेट में भी बनते हैं, यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन बनते हैं। जो लोग यूजीसी नेट इतिहास से पढ़ रहे हैं उनके भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और फिर हम कल मिलेंगे इसी समय लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।